हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। पार्टनरशिप फर्म का जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप फर्म का जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हो जाना। पार्टनरशिप का अगर एग्रीमेंट चेंज हो गया तो हमें कुछ काम ऐसे हैं जो करने ही पड़ेंगे, जैसे कि सैक्रिफाइस गेन कैलकुलेट करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर गुडविल नहीं दे रखी तो उसकी वैल्यूएशन करना, ठीक है। इसके बाद आता ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमने सैक्रिफाइस गेन कैलकुलेट करना सीख लिया, गुडविल निकालनी सीख ली, गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीख लिया। अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस पर। सर पहले तो ये बताओ ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में सीधा सीधा सा आपको मैं अगर बताऊं तो एक ही मतलब निकलता है कि जब पार्टनरशिप फर्म काम करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो फर्म प्रॉफिट कमाती है। फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो क्या बुद्धिमानी इसमें, समझदारी इसमें कि सारे प्रॉफिट को बांट लो? बांट ले क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता बेटा कि अनसर्टेनिटी कब बन जाए। जैसे अभी की बात करें, अगर कोविड के दौरान देखें तो कौन सी फर्म्स या कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी जो सरवाइव कर पाई? जिनके पास रिजर्व्स थे, जिनके पास पहले से फंड अवेलेबल थे, है या नहीं है? अगर वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व्स मेंटेन करके नहीं चलती या वो फंड मैनेज करके नहीं चलती फ्यूचर के लिए, तो आज उनका भी पतन हो चुका होता, जैसे बाकी कंपनीज या बाकी फर्म्स का हुआ। उन्होंने क्या करा? उन्होंने आज को देखा, आने वाले कल को नहीं देखा। तो वैसे ही समझदारी इसमें है कि रिजर्व और सरप्लसेस बना करके चला जाए, रिजर्व्स बना करके चला जाए, एक्यूमुलेट करके चला जाए प्रॉफिट को, सारे प्रॉफिट को बांट ना ले। देखो अल्टीमेटली है तो पार्टनर्स का ही ना, आज नहीं बांटेंगे तो कल बांट लेंगे यार, क्या दिक्कत है? लेकिन कल तक तुम सब्र तो कर सकते हो ना। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, फिर बांट लो, फिर क्या करो, उसको बांट लो, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल किसका? उन रिजर्व एंड सरप्लस पर, पार्टनर्स का। बात समझ में आई या नहीं आई? वही ट्रीटमेंट करना है हमें रिजर्व एंड सरप्लस का। क्लियर हुआ? तो रिजर्व्स क्या होते हैं पता है? रिजर्व्स क्या होते हैं? 11th क्लास में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा है। रिजर्व्स ऑफ प्रोविजन में डिफरेंस नहीं पढ़ा? सुनो, रिजर्व का मतलब होता है बेटा कि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें से एक सेपरेट पार्ट निकाल करके फ्यूचर के लिए रख लिया जाता है। दो तरीके के रिजर्व होते हैं, कि स्पेसिफिक रिजर्व होता है और एक जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व कहने का मतलब कि बस वो वहीं पर यूज होगा जिसके लिए रिजर्व बनाया गया है, और जनरल रिजर्व वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। जनरल रिजर्व क्या होता है? कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? चलिए जी, तो अब रिजर्व का मतलब समझ में आ गया। जैसे कि बाइक में रिजर्व होता है या नहीं होता? होता है। अच्छा, बाइक में जो रिजर्व होता है, स्कूटी वगैरह में तो खैर होता नहीं है, बाइक में जो रिजर्व होता है वो क्या होता है पता है? क्या होता है बताओ? बताओ बताओ। कहाँ पे? इमरजेंसी में काम आता है। चलो वेरी गुड। तो बनता कैसे है? वो अपने आप बन जाता है? क्या होता है बताओ? उसका कोई तरीका तो होता होगा। हाँ, एक हमारा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ये छोटी सी टंकी होती है, सही बोल रहा है। एक हमारा मेन टैंक होता है बेटा, एक हमारा होता है रिजर्व टैंक, छोटा सा। वो क्या होता है कि जब हम पेट्रोल डलवाते हैं या जब हम ऑयल डलवाते हैं तो पहले कुछ पार्ट जो मेन टैंक से रिजर्व में पहुंच जाता है, पहुंच गया वो रिजर्व, पूरा जो टैंक है वो भर गया, उसके बाद मेन टैंक में आपका पेट्रोल रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब जब आप बाइक को इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, तो पहले जो यूज होगा फ्यूल वो होगा मेन टैंक वाला। अगर मेन टैंक पूरा खाली हो गया, मेन टैंक पूरा खाली हो गया, और आपको अब पता चला कि यहां पर आसपास तो कहीं पेट्रोल पंप है ही नहीं, तो अब अचानक से आप कहां जाएंगे? अगर मेन टैंक पूरा खाली हो गया तो रिजर्व में हम क्या करते हैं? रिजर्व की नोज ओपन कर देते हैं, और हाँ हाँ वही तो रिजर्व से वो पेट्रोल इस्तेमाल होना चालू हो जाता है। अगर वो रिजर्व का ऑप्शन नहीं होता तो आज जो जिनके पास स्कूटी है ना, मेरे पास भी, मुझे पता है कैसी दिक्कत आती है, क्योंकि मेन टैंक जैसे ही खत्म हुआ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अब इमरजेंसी में, धक्का मारो और लेकर के जाओ पेट्रोल पंप तक। समझ में आया कि नहीं आया? रिजर्व कब काम आता है? इमरजेंसी में। कब काम आता है बेटा? तो रिजर्व क्यों बनाया जाता है, समझ में आ गया? अच्छा, अभी रिजर्व एंड सरप्लस का जो ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है वो दो तरीके से करना पड़ेगा। तो रिजर्व और सरप्लस का जो ट्रीटमेंट है बेटा हम लोगों को कितने तरीके से करना है? दो तरीके से। रिजर्व और सरप्लस का दो तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अब ये दो तरीके कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो पार्टनर ये कहेंगे कि हम इन रिजर्व एंड सरप्लसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या तो वो क्या कहेंगे? इन रिजर्व और सरप्लसेस को वो क्या करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखता हूं मैं,
वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है बेटा डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो नहीं चाहते कि इनको बांटा जाए। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लसेस का ट्रीटमेंट हम दो चीजों पर करेंगे बेटा, दो आधार पर करेंगे। क्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, या तो वो रिजर्व और सरप्लसेस को बांटना चाहते हैं या फिर वो रिजर्व एंड सरप्लसेस को बांटना नहीं चाहते। अगर वो बांटना चाहते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, और नहीं बांटना चाहते तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? सुनिएगा ध्यान से। अगर बेटा वो बांटना चाहते हैं, अगर बांटना चाहते हैं तो हमेशा ट्रीटमेंट होगा ओल्ड रेशो में। किसमें होगा बेटा? ओल्ड रेशो में ट्रीटमेंट होगा। और अगर वो नहीं बांटना चाहते तो ट्रीटमेंट होगा बेटा सैक्रिफाइस और गेन रेशो में। तो ट्रीटमेंट होगा सैक्रिफाइस और गेन रेशो। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका यहां से बड़ा होकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, और आपको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बनेगा कि अगर रिजर्व एंड सरप्लसेस को पार्टनर्स बांटना चाहते हैं तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा बेटा? ओल्ड रेशो में। बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में, और नहीं बांटना चाहते तो सैक्रिफाइस और गेन में। बात समझ में आई या नहीं आई? ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होता है, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना आता है। हो जाएगा क्वेश्चन। चले अब प्रैक्टिकल पर। चलिए जी, और कुछ अगर इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। रिजर्व एंड सरप्लसेस क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होगा? प्रैक्टिकल में अभी करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। ठीक है, बस इतना याद रखो कि रिजर्व एंड सरप्लसेस को दो आधार पर ट्रीट किया जाता है। पहला क्या है, वो बांटना चाहते हैं, दूसरा क्या है, वो नहीं बांटना चाहते। अगर बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में ट्रीटमेंट होगा, नहीं बांटना चाहते तो सैक्रिफाइस और गेन में ट्रीटमेंट। समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? चलिए जी, आ जाते हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सुनो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स वाई और जेड कितने पार्टनर है? एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हो गए। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:3:2। ठीक है, ये ओल्ड रेशो है, क्या है, क्या है ये? समझ में आ गया? फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे बेटा। समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका पहले रेशो था 4:3:2। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो जो प्रॉफिट को बांटेंगे वो बांटेंगे इक्वल। कैसे बांटेंगे? इक्वली। तो बेटा यहां रेशो हो जाएगा 1:1:1। न्यू रेशो पता है, ओल्ड रेशो पता है। अच्छा, न्यू रेशो क्या है? 1:1:1, और ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। समझ में आ गया ये? चलो जी, आगे कह रहा है कि भैया इस डेट पर, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया ना कि हम रेशो चेंज कर रहे हैं, रेशो चेंज करना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है? रेशो चेंज करना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है या नहीं है? है। तो इसका मतलब हमें रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। चलो जी आगे देखते हैं। तो बेटा अब क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में दे रखा क्रेडिट। तो ये क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है बेटा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो लॉस। समझ में आया? तो फर्म के पास पहले से ही ये प्रॉफिट है, अभी नहीं कमाया भाई साहब, ये अभी तो ईयर स्टार्ट ही हुआ था, ये पहले का प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको? इकट्ठा हुआ जो प्रॉफिट है हमारे पास। क्लियर? तो ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास 1,20,000 रुपए। ओके। जनरल रिजर्व है सर कितना? 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 60,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेबिट बैलेंस दे रखा है कितना है? 90,000। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब पता है क्या है? कई बार क्या होता है कि जैसे हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा खर्च किया तो वो हम इकट्ठा ही खर्च कर देते हैं। लेट सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे ऋतिक रोशन जो है माउंटेन ड्यू की ऐड कर रहा है, तो उसने क्या ऐसे लिया होगा, भाई 5 साल के लिए तेरी ऐड करूंगा तो मुझे ना किस्तों में पैसे देता रहियो, या एक साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो उन्होंने मान लो 5 करोड़ रुपए दे दिए। लेट सपोज कितने दे दिया? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए दे दिया ऋतिक रोशन को। तो जो पहले साल में 5 करोड़ दिया था, क्या वो 5 करोड़ रुपए माउंटेन ड्यू कंपनी के लिए वो 1 साल का खर्चा है? नहीं, 5 सालों का है, क्योंकि 5 सालों तक उसका बेनिफिट उठाएगी वो। तो वो हर साल उसको राइट ऑफ करेगी, उस खर्चे का हर साल राइट ऑफ करेगी। समझ में आया? क्लियर? तो ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना, ये हमें राइट ऑफ करना होता है।
क्लियर, समझ में आ गया। चलिए जी, अच्छा ये खर्चा है ना, तो पार्टनर को लॉस ही होगा इससे, है या नहीं है। चलो अब एक बार छांट लेते हैं। देखो ये जो पहली वाली चीज थी ये प्रॉफिट है या नहीं है, ये दूसरी वाली चीज है ये भी प्रॉफिट से ही बनी है, और ये तीसरी वाली चीज है ये भी प्रॉफिट से ही बनी है, लेकिन ये जो चौथी चीज है ये लॉस है या नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। आगे कह रहा है आप हमें जनरल एंट्री करके दिखाओ। क्या क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये बांटना चाहते हैं नहीं बांटना चाहते, कुछ ऐसा कहा गया, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू ऑल्टर द बुक्स, कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो बेटा ये मान के चलोगे ये बांटना चाहते हैं, क्या मान के चलोगे, बांटना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये इंप्लाइड कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। या तो वो साफ साफ बोलेगा कि बांटना चाहते हैं तो क्या मानना है, बांटना चाहते हैं, या वो साफ साफ बोलेगा कि नहीं बांटना चाहते तो नहीं बांटना चाहते, भाई क्या दिक्कत है। और कुछ ना बोले तो इंप्लाइड कंडीशन है वो बांटना चाहते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है, पक्का। अच्छा अगर प्रॉफिट या रिजर्व्स को वो बांटना चाहते हैं तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड रेशो में। किस में होगा, अभी बताया था, अगर रिजर्व एंड सरप्लसेस को वो बांटना चाहते तो किस में ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड रेशो में। तो बेटा ओल्ड रेशो क्या है यहां पर, 4:3:2, क्या रेशो है, 4:3:2। अच्छा प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल में बताना पड़ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग ऑब्जर्व कर जाएंगे। सुनिए अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर प्रॉफिट को पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट ही होगा, पक्का पक्का। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें कि सबकी अलग अलग एंट्रीज बनाएं, ठीक है, बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक तरीका यह है कि प्रॉफिट वालों को अलग कर लिया जाए और लॉस वालों को अलग कर, ये भी तो सही तरीका ही है ना यार, प्रॉफिट वालों को अलग कर लिया जाए और लॉस वालों को। तो यहां पर तीन चीजें हैं जो प्रॉफिट को दर्शा रही हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एक जनरल रिजर्व और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पूरा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ लो ये रिजर्व है, प्रॉफिट से बना है, क्लियर। चलिए जी, तो बेटा किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड रेशो में, किस में होगा, चलिए प्रॉफिट को बांटते हैं। अच्छा अगर प्रॉफिट या रिजर्व्स को बांटेंगे पार्टनर्स तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा, पार्टनर क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे, क्या होंगे, पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट, और पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर हो जाएंगे, समझ में आ गया क्या। चलो जी, अगर बेटा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है उसको बांट लिया जाए तो पीएनएल का बैलेंस खत्म हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, और खत्म हो जाएगा। उसका क्रेडिट बैलेंस था तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पहली चीज, प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने क्यों डेबिट किया, समझ में आ गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था। अब उसको अगर बांट लिया जाएगा तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म। तो वो क्रेडिट था तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अच्छा फिर था दूसरी चीज जनरल रिजर्व, दूसरी चीज क्या थी बेटा, जनरल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है कि नहीं होता, रिजर्व का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, पता है, ये तो प्रॉफिट से ही बनता है। तो जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था उसको बांट लिया जाएगा तो उसका बैलेंस भी खत्म हो जाएगा और जनरल रिजर्व भी क्या हो जाएगा, डेबिट। मैं एक एंट्री बना रहा हूं, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये दो चीज। तीसरी चीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा इसको भी पार्टनर बांट रहे हैं, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व को बांट लिया जाएगा तो रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये लो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तीन चीजों को मैंने डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, जनरल रिजर्व को डेबिट किया और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, तीनों को समझ में आ गया, क्लियर है, इनके बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी अब मुझे बताओ पार्टनर को अगर मिलेगा तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। कौन कौन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, तीनों को ही प्रॉफिट होगा ना, या जेड को भगा देंगे, ना तू भग यहां से, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो बेटा प्रॉफिट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट छोड़ दो, खाली अभी ये बताओ एंट्री समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट,
टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया? अमाउंट की बात कर लें बेटा। चलिए जी, एक बार अमाउंट बता दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 1,20,000, था या नहीं था? जर्नलिज्म में बैलेंस था 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था 60,000। क्लियर? इन सबको ही बांट लिया, तो इन सबको मैं प्लस कर लूं बेटा। 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, सो इट विल कम 2,25,000। कितना आ जाएगा? 2,25,000। इसको बांटना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसको बांटना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो क्या था? 4:3:2। तो इसको बांटेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 9। यह आ जाएगा बेटा पहले का 1,00,000 रुपए, फिर आ जाएगा 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 9, यह आ जाएगा 75,000 और इसका आ जाएगा 50,000। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? पक्का बेटा? तीनों चीजें बट गई, अब बस एक रह गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या था हमारा? खर्चा। खर्चे को अगर पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? पक्का पक्का? डेबिट होंगे तो बेटा तीनों ही होंगे, एक्स वाई और चलो करो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसका डेबिट बैलेंस था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कौन सा बैलेंस था? डेबिट। उसको अगर बांट लिया जाएगा तो उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसमें बैलेंस था बेटा 90,000। कितना था? 90,000 को किस रेशो में बांटना है? 4:3:2 में। ओल्ड रेशो क्या था? 4:3:2। तो 4:3:2 में बांट देंगे तो बेटा आ जाएगा 40,000, 30,000 और हो गया। क्वेश्चन बताओ कितने, क्या है? देखिए बेटा, ए और बी दो पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 2:1 में। किस रेशो में बांटते हैं? ये ओल्ड रेशो न्यू रेशो? ओल्ड रेशो। उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे 3:2 में। पहले वो बांटते थे 2:1 में, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया 3:2 में बांटेंगे। न्यू रेशो पता है, ओल्ड रेशो पता है। क्लियर? इन्होंने कहा इस डेट पर जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये रेशो को चेंज कर रहे हैं, उस डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और वो भी डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा? ध्यान से पढ़ लो, डेबिट बैलेंस है या नहीं है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस या प्रॉफिट? लॉस। इसका मतलब इनका लॉस इकट्ठा हो चुका। कितना? 60,000। कितना? समझ में आ गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है कितना? 60,000 रुपए। कह रहा है कि आप हमें एंट्री करके दिखा दीजिए, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इन्होंने क्या कहा कि बांटना चाहते हैं, नहीं बांटना चाहते? हाँ बांटना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा बेटा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो में ट्रीटमेंट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लॉस को बांट रहे हैं प्रॉफिट को बांट लें? किसको बांट रहे हैं हम? लॉस को। पार्टनर लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। क्या हो जाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, कौन कौन पार्टनर थे? ए और बी। कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, उसको बांट लिया जाएगा तो उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस था बेटा? 60,000। इसको किस रेशो में बांटा जाएगा? किस रेशो में? ओल्ड में या न्यू में? सैक्रिफाइस गेन में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या था? 2:1। ओल्ड रेशो क्या था? तो 60,000 को बांट दो बेटा 2:1 में। आता है ना डिस्ट्रीब्यूट करना? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और उसका आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बेटा 40,000 और इसका आ जाएगा 20,000। खत्म हो गया। हो गया क्वेश्चन। अगले पे चलो। हाँ जी,
सुनो, मैंने बोला था ना अभी बताऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। सुनो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है। कह रहा है पी क्यू आर, तीन पार्टनर है। कौन कौन? पी क्यू आर, तीन पार्टनर है। प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:1 में। कैसे बांटते हैं बेटा? 3:1 में। ये पहले से रेशो डिसाइडेड है, इसको ओल्ड रेशो बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये बांटेंगे 4:3:2 में। फ्यूचर में कैसे बांटेंगे बेटा? 4:3:2 में। ओके, तो ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, ओल्ड रेशो पता है और न्यू रेशो पता है। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है कि भाई इनकी जो बैलेंस शीट बता, और बैलेंस शीट पूरी नहीं बताई, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बताई, यानी एक छोटा सा पार्ट बताया आपको बैलेंस शीट का। क्लियर? वो क्या है बेटा? इसके लायबिलिटी साइड में अगर आप ध्यान से देखें, लायबिलिटी साइड में क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या नहीं है? कितने रुपए है? ये क्या चीज है सर? वर्कमैन है? नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? सुनो, वर्कमैन का मतलब पता है? कर्मचारी। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कल ही बताया था, क्षतिपूर्ति। क्या मतलब होता है? और रिजर्व का मतलब संचय। ठीक है, अब सुनो, हाँ ठीक है, मेरी हिंदी भी ठीक है। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या है? हमारे फर्म में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं भाई, वो वर्कर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कभी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उनको चोट लगेगी। चोट लगेगी तो भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि उनको कंपनसेट करे? जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, यानी हम लोगों की, हमारी फर्म की, है या नहीं है? तो उनके लिए हम पहले से क्या बना के चलते हैं? रिजर्व बना के चलते हैं कि मान लो अगर किसी को चोट लग जाए तो अचानक से पैसा कहां से देंगे? तो अभी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से पहले से निकाल करके चलो भैया, ताकि आगे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, अगर कुछ पे करना पड़ा, अगर कुछ पे करना तो ठीक है भाई, कर देंगे इसमें से पे। और अगर पे नहीं करना पड़ा, ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक रहा, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट, ये जो रिजर्व है, इस पर किसका अधिकार है? पार्टनर्स का, है या नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा ही तो इसमें गया था। अगर ये रिजर्व ना बनाते तो इस प्रॉफिट को कौन बांटता? पार्टनर्स। तो अगर कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ क्लेम पे नहीं करना पड़ा, किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी, तो इस रिजर्व को कौन बांट लेगा बेटा? पार्टनर्स। कौन बांट लेगा? कौन से रेशो में? अगर बांटना चाहते तो ओल्ड रेशो में, नहीं बांटना चाहते तो सैक्रिफाइस गेन में। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? और अगर पे करना पड़ेगा तो देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। सुनो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा? 60,000। याद रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 60,000। पहला केस नंबर 1 कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक रहा, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कोई क्लेम पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो बेटा ये रिजर्व रखा रखा खराब हो जाएगा। ये रखा रखा खराब हो जाएगा तो इसको कौन बांट लेगा? पार्टनर्स। है या नहीं है? तो इसको कौन बांट लेगा? पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? पी क्यू आर। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:1 में। चलिए जी, केस नंबर 1। केस नंबर 1, मुझे बताओ, अगर रिजर्व को पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे? क्या होंगे? क्रेडिट। क्लियर? और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? और तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? तो एंट्री हो जाएगी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस किस में बटेगा? पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया? एंट्री क्लियर है भाई? एंट्री में अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर? अमाउंट सुनिए बेटा, 60,000 रुपए था ना रिजर्व, इस 60,000 को बांटा जाएगा किस रेशो में? 3:1 में। तो बेटा 3:1 में बांटेंगे तो ऐसा आएगा 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और केस नंबर 1 सॉल्व। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्लियर? केस नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? नेक्स्ट केस नंबर 2 देखिए बेटा, क्या कह रहा है?
कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है चोट वगैरह किसी को लग गई है, तो उस वर्कमैन को हमें पे करना पड़ रहा है कितने रुपए? 24,000। कितना पे करना पड़ रहा है? पे कर सकते हो क्या तुम? क्योंकि तुम्हारे पास रिजर्व कितना है? कर सकते हो या नहीं कर सकते? अच्छा, पे करने के बाद भी तुम्हारे पास पैसा बच जाएगा रिजर्व में, है या नहीं है? उसको कौन बांट लेगा? बांट लेगा कि नहीं बांट लेगा? चलो ठीक है, देखो बेटा केस नंबर 2 में एंट्री कैसे करेंगे। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट ही होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखते हैं अभी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, आपको पता है कि 24,000 रुपए आपको पे करना है। किसको पे करना है? वर्कर को। उस वर्कर का नाम तो नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है कि पे करना है, तो उसके लिए क्लेम बना करके चलोगे, प्रोविजन बना करके चलोगे। ठीक है, तो आप किसी भी नाम से लिख सकते हो, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कुछ भी लिख सकते हो। प्रोविजन फॉर क्लेम भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख लो। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। और बाकी का जो बच जाएगा, बाकी का जो, उसको कौन बांट लेगा? कौन कौन से पार्टनर? पी क्यू आर। बेटा पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा और पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल। क्लियर है या नहीं है? किस तरीके से मैंने बनाई है एंट्री, समझ में आ गई? अमाउंट सुनिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा ही खत्म हो गया, 60,000। बेटा 24,000 पे करना था, तो क्लेम में कितना आ जाएगा? 24,000, है कि नहीं है? अब बचा कितना इसके पास? 36,000। कितना बचा? इस 36,000 रुपए 36,000 को कौन बांटेगा? पी क्यू आर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो क्या था? 3:1। तो ये आ जाएगा 18,000, 12,000 और, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है जी? नेक्स्ट केस नंबर 3 सुनो। केस नंबर 3 कह रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000। क्या कह रहा है? 60,000 रुपए पे करना पड़ेगा वर्कमैन को। कितना पे करना पड़ेगा? और आप क्या पे कर सकते हो? हाँ, अरे यार कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास रिजर्व कितना है? 60,000। नहीं कर सकते क्या? 60,000 रिजर्व है तुम्हारे पास, 60,000 ही पे करना, तो कर दो ना यार। या तुम बचा कर रखो, यार हमारे तो बचे ही ना पार्टनर के लिए। भाई बनाया किसके लिए था? पार्टनर के लिए बनाया था, वर्कमैन के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? वर्कमैन के लिए। तो वर्कमैन के लिए बनाया था, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वर्कमैन को। तो पार्टनर के लिए बचे बचे ना बचे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो पे कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी एंट्री देखो बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 आप कहेंगे सर वर्कमैन कंपनसेशन हमारा जो रिजर्व था वो खत्म हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब पूरा का पूरा ही हमें प्रोविजन बनाना है, जो पे करना है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर? अमाउंट 60,000 और, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या कुछ बचा तो क्या पार्टनर में बटेगा या जबरदस्ती बैठे रहे? यार ये तो पार्टनर तो बटे ना, ये कैसे करें? समझ में आ गया? प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वर्कमैन को, क्योंकि वर्कमैन के लिए बनाया गया था ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलें आगे। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस सुनो। कह रहा है केस नंबर 4 में कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75। कितना बेटा? क्या पे कर सकते हो? कितना कर सकते हो मैक्सिमम? लेकिन क्या वर्कर को मना कर दोगे? एक बात बताओ, उसको ये बोलेगा वो देख के गिरना था तेरे को, तू इतनी तेज क्यों गिरा कि हमें 75,000 पे करना पड़ रहा है? हमने तो रिजर्व 60,000 बनाया था, तो तू इतनी इतने में लगवाता चोट।
तूने पूरे में क्यों लगवा ली? या एक टांग तोड़वाता, तूने 2 क्यों तोड़वा ली? समझ में आया? नहीं हो सकता ना, तो पे तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अब क्या करें भाई? अच्छा एक बात बताओ, 60,000 रुपये तो पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है? ये कौन पे करेगा? पार्टनर पे बर्डन आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब पार्टनर प्रॉफिट में तो हिस्सा ले रहे हैं, लॉस में नहीं लेंगे। चलो जी, केस नंबर 4 सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना, उसको लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर ये रीवैल्यूएशन क्या होता है? थोड़ी देर के लिए बस ऐसा समझ लो कि ये आपको याद करना है, बस अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो एक्स्ट्रा वाला है, क्योंकि देखो रिजर्व में आपके पास लिमिटेड अमाउंट है 60,000, लेकिन आपको पे कितना करना है? 75,000। तो जो 15,000 एक्स्ट्रा है उसको कहां लिखोगे? रीवैल्यूएशन में। और लॉस है या प्रॉफिट है? क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना है तो क्या है? लॉस। तो रीवैल्यूएशन के क्या कर दोगे? डेबिट। समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी, टू, अब पे करना है तो उसको लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो पे करना है। क्लियर? आप कह रहे हैं सर पे करना है 75,000, आपके पास रिजर्व था सिर्फ और सिर्फ 60,000, तो 15,000 एक्स्ट्रा पड़ा बर्डन और वो रीवैल्यूएशन में लिख दिया गया है या नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 15,000 का लॉस हुआ है, रिजर्व तो कुछ बचा ही नहीं, पार्टनर में कोई रिजर्व बटने लायक बचा ही नहीं, लेकिन ये जो लॉस हुआ है 15,000 का, ये लॉस का बर्डन कौन उठाएगा? पार्टनर उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? पार्टनर लॉस का बर्डन उठाएंगे तो पार्टनर को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? डेबिट होंगे। तो कौन से पार्टनर डेबिट होंगे? तीनों ही होंगे, पी और क्यू आर। क्यों? क्योंकि बर्डन तीनों पे ही आएगा ना, और रेशो में आएगा। रेशो क्या है इनका? 3:1। समझ में आ गया? तो एंट्री एक और कर दो बेटा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसको क्रेडिट करूंगा? रीवैल्यूएशन को। किसको? रीवैल्यूएशन। क्यों रीवैल्यूएशन? क्योंकि रीवैल्यूएशन से ही तो लॉस हुआ था। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था बेटा? 15,000। इस 15,000 को किस रेशो में बांटा जाएगा? 3:1 में। तो यह आ जाएगा बेटा 7,500, 5,000 और 25। क्वेश्चन हो गया डन डन डन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का पक्का? अब ये रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज के जो चेंजेस होते हैं ना, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, चेंजेस जो हो रहे हैं, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, उसकी वजह से जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है उसको हमें लिखना होता है एक सेपरेट अकाउंट में, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर आपने एक गलती कर दी। एक गलती मतलब क्वेश्चन में गलती नहीं करी, फर्म ने गलती कर दी। तो फर्म ने क्या गलती करी है कि उसने ना अंडर एस्टिमेट किया रिजर्व को, है या नहीं है? क्लेम कितना पे करना था? 75,000। रिजर्व कितना बनाया? तो तेरी गलती है ना भाई फर्म में, तुमने क्यों बनाया कम रिजर्व? ज्यादा बना दे। तो अब तुमने रिजर्व के यानी लायबिलिटीज का क्या करा? रीवैल्यूएशन। दोबारा से रीवैल्यू किया उसको, क्या अब हमें ज्यादा पे करनी है भाई, दोबारा से वैल्यूएशन करो। तो आपको पता चला जब दोबारा से वैल्यूएशन करी तो 15,000 का क्या आ गया? लॉस। उस लॉस को आपने बुक करा रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से। अगर प्रॉफिट होता तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता, लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले। क्या कह रहा है बेटा? ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट को बांटते हैं 4:3 में। किस में बांटते हैं? 4:3। उन्होंने अच्छा उनकी बैलेंस शीट में ना जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व कितना बेटा? 35,000। और उन्होंने एडमिट कर लिया सेवक को एडमिट कर लिया नए पार्टनर के रूप में। तो ना मेरी एक बात बताओ, चाहे पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आए, चाहे कोई पुराना पार्टनर चला जाए, कोई मर जाए या रेशो चेंज हो जाए, है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही। और रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस करना पड़ेगा, है या नहीं है? ये स्टार्टिंग की क्लासेस में मैं बता चुका हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस वजह से होता है। चलिए जी,
कह रहा है कि अब जो प्रॉफिट होगा उनका न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। अब तो 3 हो गए ना ये पार्टनर, तो बेटा न्यू रेशियो क्या है इनका 5:3:2। कह रहा है कि आपसे हमें ये चाहिए कि आप जनरल एंट्री करके दिखाइए। पहला ऑप्शन ये है कि वो जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं, देखो पढ़ो, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी ये ट्रीटमेंट किस में होगा, ओल्ड रेशियो में। किस में होगा, नहीं आया समझ में, क्या लिखा हुआ है, दे वांट टू ट्रांसफर, वो बांटना चाहते हैं भाई, और अगर बांटना चाहते हैं तो किस रेशियो में ट्रीटमेंट होता है, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो जैसे अभी ट्रीटमेंट करा वैसे ही करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को बांटना, अच्छा जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते तो किस रेशियो में ट्रीटमेंट होगा, सैक्रिफाइस ऑफ गेन में। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, चलो पहली एंट्री करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। फर्स्ट वाली, वेरी फर्स्ट, पहला केस क्या कह रहा था, बांटना चाहते हैं, पहला केस क्या कह रहा था, बांटना चाहते हैं। अच्छा बांटना चाहते हैं तो बेटा जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट होता है, वैसे तो बांटेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। किस किस पार्टनर पे बटेगा बेटा, ए और बी में, या सेवक को भी मिलेगा, वो तो अभी आया है, वो तो अभी आया है ना, तो पुराने पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, ठीक है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अच्छा जनरल रिजर्व का बैलेंस बता देंगे एक बार, 35,000 इस 35,000 को किस रेशो में बांटा जाएगा बेटा, 4:3 में, तो ये आ जाएगा बेटा 20,000 और 15,000। क्लियर है या नहीं है, केस नंबर 1 समझ में आ गया, आसान था। अगर बांटना चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो का मतलब ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 4:3 में। सेकंड, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, वो बांटना, अगर बांटना नहीं चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा, सैक्रिफाइस। सर सैक्रिफाइस गेन तो निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस गेन तो पहले सैक्रिफाइस गेन ही निकाल लें। चलो जी देखो बेटा, सैक्रिफाइस गेन, तो आप कहेंगे सर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस, यही होता है सैक्रिफाइस रेशो का मतलब क्या होता है, त्याग अनुपात, और कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले किसकी बात कर ले बेटा, ए की, तो ए का ओल्ड रेशो था 4/7, ए का ओल्ड रेशो कितना था 4:3 था ना, तो 4/7 हो जाएगा शेयर इसका, माइनस न्यू रेशो कितना है 5:3:2, कितना है 5:3:2, तो कितना हो जाएगा ए का 5/10, कितना हो जाएगा 5/10। ये समझ में आया कैसे आ गया ये, क्लियर है या बताऊं, ध्यान नहीं होगा ना तो ऐसे ही होगा बेटा। सुनो 5:3:2, इसको टोटल करोगे तो डिनोमिनेटर पर कितना आएगा, और ए का कितना है, ये ए का है, ये बी का है, ये सेवक का है, तो कितना आएगा 5/10, इसका आ जाएगा 3/10, इसका आ जाएगा 2/10। क्लियर, क्लियर है या नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गया ए की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं बी की। तो बी का ओल्ड रेशो था 3/7, था या नहीं था, न्यू रेशो है इसका 3/10। क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है या नहीं है। चलिए जी कैलकुलेट करें बेटा एक बार, एलसीएम आएगा 70, कितना एलसीएम आ जाएगा 70, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 40 - 35, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले इसको 40 रुपए मिलते थे, हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो पहले इसको कितने मिलते थे 40 रुपए, और अब कितने मिलते हैं, तो इसको सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये, पक्का, तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, सैक्रिफाइस गेन निकालना। ठीक है, चलिए जी दूसरी की बात करें, एलसीएम आ गया 70, ठीक है, यह आ जाएगा बेटा 30 - 21। पहले इसको 30 रुपए मिलते थे, अब 21 रुपए मिलते हैं, पहले इसको 30 रुपए मिलते थे, अब क्या कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितने 9/70, क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं सर ये तो। अब गेन कौन कर रहा है, तो बेटा जो नया पार्टनर आ रहा है वो हमेशा गेन ही करेगा, उसका ओल्ड रेशो तो कुछ था ही नहीं,
तो जो भी था उसका न्यू ही था, तो वो हमेशा क्या करेगा, गेन ही करेगा। तो यहां पर मैं लिख दूं सेवक ऑलवेज गेन्स, सेवक गेन कर रहा है बेटा कितना, 2/10। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। सेवक का मैंने ऐसे माइनस करके क्यों नहीं निकाला, सेवक तो अभी आया है, उसकी क्या गलती है, ठीक है, वो तो अभी आया भाई, 2/10, 2/10 उसका शेयर है, न्यू वाला, ओल्ड वाला कुछ है नहीं, तो जो कुछ है भैया यही है। तो गेन रेशो, गेनिंग क्या आ गया उसका, 2/10। अच्छा हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि अगर जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होता है, सैक्रिफाइस और गेन में। किस में होता है, सैक्रिफाइस और, अच्छा सर सैक्रिफाइस और गेन में होगा तो ये तो बताओ कि किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। तो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं, जो गेन करेगा वो पे करेगा और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा दोबारा, जो गेन करेगा वो पे करेगा और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको, तो गेन वाला डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, गेन जो करेगा वो डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि वो पे कर रहा है, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री, अगर एंट्री पूछूं मैं आपसे तो गेन कौन कर रहा है बेटा, यहां पर सेवक कौन कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन कौन हो जाएगा, ए और बी। टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अमाउंट सुनिएगा सर, अमाउंट और बता दो एक बार बेटा, जो जितना गेन कर रहा है, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ उस शेयर के हिसाब से ही हमें अमाउंट लिखना है। तो हमारे पास जनरल रिजर्व कितना था, 35,000, कितना था जनरल रिजर्व, 35,000। तो 35,000 में सेवक कितना पे करेगा, 2/10, इससे ज्यादा नहीं। जितना गेन कर रहा है भाई उससे ज्यादा नहीं। कितना गेन कर रहा है सेवक, 2/, तो 35,000 में 2/10 निकाल लो, 35,000 में 2/10 निकाल लो, ये आ जाएगा बेटा 7,000। कितना आ जाएगा, नहीं आया समझ में कैसे निकाला है, क्लियर, क्लियर है। अच्छा ए को कितना मिलेगा, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 5/70, तो 35,000 में 5/70 निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका आ जाएगा बेटा 2,500 रुपए। और बी को कितना मिलेगा, 9/70, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 70, सो ये आ जाएगा बेटा 4,500 रुपए। क्लियर है या नहीं है, चलो मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 35,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 10, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 70, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 70। क्लियर है या नहीं है,